हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था फ्रिज मॉडल फार्मूला तक। फ्रिज मॉडल फार्मूला कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ वर्क इन हिली रोड। अर्थ वर्क इन हिली रोड, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थ वर्क इन हिली रोड के लिए पहला फार्मूला हमारा है अर्थ वर्क इन कटिंग या फिलिंग। अर्थ वर्क इन कटिंग या फिलिंग के लिए फार्मूला है विज इक्वल टू एल इंटू ब्रैकेट में एस बी स्क्वायर प्लस एम ब्रैकेट में 2bd प्लस एच डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये फार्मूला अर्थ वर्क इन कटिंग या फिलिंग के लिए है। दूसरा हमारा फार्मूला है अर्थ वर्क इन पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग। पार्शियली कटिंग और फिलिंग के लिए फार्मूला दिया गया है। तो पहला फार्मूला है इन पार्शियली कटिंग। अगर अर्थ वर्क पार्शियली कटिंग में है तो उसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम निकालने के लिए विज इक्वल टू एल इंटू 1/2 ब्रैकेट में बी प्लस एम डी का स्क्वायर बी प्लस एम डी का होल स्क्वायर अपान एम माइनस एस वन। ये फार्मूला है पार्शियली कटिंग के लिए। दूसरा फार्मूला हमारे पास है इन पार्शियली फिलिंग। पार्शियली फिलिंग में अगर वॉल्यूम निकालना है उसके लिए फार्मूला है विज इक्वल टू एल इंटू 1/2 ब्रैकेट में बी माइनस एम डी का होल स्क्वायर अपान एम माइनस एस टू। ये पार्शियली फिलिंग के लिए फार्मूला है। आगे चलते हैं वर्क डन पर डे पर मेसन फॉर पर्टिकुलर आइटम। अलग अलग आइटम के लिए वर्क डन पर डे पर मेसन के द्वारा कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आइटम डिस्क्रिप्शन दिया गया है वर्क डन पर डे पर मेसन। एक मिस्त्री के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा सकता है वो देखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो पहला हमारा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विथ मड मटार। अगर ब्रिक वर्क फाउंडेशन में किया जाए प्लिंथ लेवल तक विथ मड मोटार तो हमारा वर्क डन होगा 1.5 मीटर क्यूब 1.50 मीटर क्यूब। दूसरा हमारा है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विथ मड मोटार। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विथ मड मोटार तो हमारा वर्क डन होगा 1.25 मीटर क्यूब 1.25 मीटर क्यूब। आगे हमारे पास है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद लाइम और सीमेंट मोटार। यानी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ यानी सब स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में ब्रिक वर्क विद लाइम और सीमेंट मोटार। अगर लाइम और सीमेंट मोटार के साथ काम करते हैं तो हमारा वर्क डन होगा 1.25 मीटर स्क्वायर 1.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद लाइम मोटार और सीमेंट मोटार। ब्रिक वर्क अगर करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में विद लाइम मोटार या सीमेंट मोटार के साथ में तो 1 मीटर क्यूब हमारा वर्क डन होगा। अगर प्लिंथ लेवल तक करेंगे या फाउंडेशन में करेंगे लाइम सीमेंट मोटार तो 1.25 मीटर स्क्वायर होगा। अगर सुपर स्ट्रक्चर में करेंगे ब्रिक वर्क लाइम मोटार या सीमेंट मोटार के साथ में तो 1 मीटर क्यूब होगा। आगे हमारे पास है ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वाल। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वाल पर डे कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर। वर्क डन 5 मीटर स्क्वायर होगा पार्टीशन वाल के लिए। नेक्स्ट है रैंडम रबल स्टोन मेसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार। रैंडम रबल स्टोन मेसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार के लिए वर्क डन होगा 1 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है कोर्स रबल स्टोन मेसनरी लाइम और सीमेंट मोटार। कोर्स रबल स्टोन मेसनरी लाइम और सीमेंट मोटार के साथ करेंगे तो वर्क डन होगा 0.80 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट पीसीसी में इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ फ्लोर। अगर लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट पीसीसी में करेंगे फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल तक प्लिंथ और फ्लोर तक तो हमारा वर्क डन होगा 8.5 मीटर क्यूब। कितना 8.5 मीटर क्यूब। आगे हमारे पास है लाइम कंक्रीट इन रूफिंग टेरेसिंग। लाइम कंक्रीट लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग में लाइम कंक्रीटिंग करेंगे तो हमारा वर्क डन होगा 6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा 1:2:4 सीसी वर्क 1:2:4 सीसी वर्क करेंगे तो हमारा वर्क डन होगा 5 मीटर क्यूब। आरसीसी वर्क करेंगे अगर आरसीसी वर्क करेंगे तो वर्क डन होगा 3 मीटर क्यूब। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन रॉक। अगर अर्थ वर्क करेंगे एक्सकवेशन रॉक में तो हमारा वर्क डन होगा 1 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है 12 mm थिक प्लास्टर वर्क। अगर 12 mm थिक प्लास्टर वर्क करते हैं तो वर्क डन होगा 8 मीटर स्क्वायर। कितना 8 मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वर्क होगा
वर्क डन होगा पॉइंटिंग वर्क में 10 मीटर स्क्वायर पर मेसन पर डे, 10 मीटर स्क्वायर पर मेसन पर डे। नेक्स्ट है व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग अगर डबल कोट करेंगे तो पर मेसन पर डे करेगा 100 मीटर स्क्वायर, अगर सिंगल कोट करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर। डबल कोट 100 मीटर स्क्वायर, सिंगल कोट 200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सॉइंग ऑफ वुड। वुड का अगर सॉइंग करेंगे तो फॉर सॉफ्ट वुड के लिए पर डे वर्क डन होगा 6 मीटर स्क्वायर। सॉफ्ट वुड के लिए पर डे वर्क डन होगा 6 मीटर स्क्वायर। हार्ड वुड के लिए 4 मीटर स्क्वायर। सॉइंग ऑफ वुड करेंगे सॉफ्ट वुड के लिए वर्क डन होगा पर डे 6 मीटर स्क्वायर, हार्ड वुड के लिए 4 मीटर स्क्वायर। आगे हम देखेंगे हम ड्राई वॉल्यूम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम। ड्राई वॉल्यूम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम। आइटम डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक साइड में दिया गया ड्राई वॉल्यूम वर्क। पीसीसी वर्क करेंगे, सीसी वर्क करेंगे एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीट वर्क एक्सक्लूडिंग सीसी फ्लोर। सीसी फ्लोर को छोड़कर जितना भी हम पीसीसी वर्क करेंगे, सीसी वर्क करेंगे, उन सब के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क हमारा होगा 1.25 से 1.55 तक, 1.25 से 1.55 तक। तो हो गया ड्राई वॉल्यूम वर्क। इसके लिए पीसीसी, सीसी एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीट वर्क एक्सक्लूडिंग सीसी फ्लोर को छोड़कर। फॉर ब्रिक मशीनरी के लिए ब्रिक मशीनरी के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.30 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर क्यूब। फॉर ब्रिक मशीनरी के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क 0.30 मीटर क्यूब। रैंडम रबल मशीनरी के लिए 0.42 मीटर क्यूब। रैंडम रबल मशीनरी के लिए 0.42 मीटर क्यूब होगा। कोर्स रबल मशीनरी के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.40 मीटर क्यूब। 0.40 मीटर क्यूब कोर्स रबल मशीनरी के लिए। रैंडम के लिए 0.42, रैंडम रबल मशीनरी के लिए 0.42, कोर्स रबल मशीनरी के लिए 0.40 मीटर क्यूब, ब्रिक मशीनरी के लिए 0.30 मीटर क्यूब। फिर आते हैं 12 mm थिक प्लास्टर वर्क। 12 mm थिक प्लास्टर वर्क के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.0196 मीटर क्यूब से 0.0196 मीटर क्यूब से 0.02 मीटर क्यूब, 0.0196 मीटर क्यूब से 0.02 मीटर क्यूब। पेंटिंग वर्क के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.006 मीटर क्यूब। पेंटिंग वर्क के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.006 मीटर क्यूब। 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.1875 मीटर क्यूब से 7.5 मीटर स्क्वायर तक या मीटर क्यूब तक। आगे हमारे पास है 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर। 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर होगा तो ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.0825 मीटर क्यूब, 0.0825 मीटर क्यूब। 7.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर होगा, अगर 7.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर है तो ड्राई वॉल्यूम वर्क होगा 0.12375 होगा मीटर क्यूब। ड्राई वॉल्यूम वर्क कब, जब 7.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ ट्रक। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रक दिया गया है 3 टन कैपेसिटी, 5 टन कैपेसिटी, 8 टन कैपेसिटी। तो ब्रिक ट्रांसपोर्ट में ट्रक की कैपेसिटी दी गई। अगर 3 टन कैपेसिटी है ब्रिक ट्रांसपोर्ट में, अगर 3 टन कैपेसिटी है तो 1000 ब्रिक आएंगी। 3 टन कैपेसिटी है तो 1000 ब्रिक, 5 टन कैपेसिटी है तो 1500 ब्रिक, 8 टन कैपेसिटी है तो 2500 ब्रिक। ब्रिक ट्रांसपोर्ट में ट्रक में अगर 3 टन कैपेसिटी है तो 1000 ब्रिक, 3 टन कैपेसिटी 1000 ब्रिक, 5 टन कैपेसिटी 1500 ब्रिक, 8 टन कैपेसिटी है तो 2500 ब्रिक। सेकेंड हमारा है बैलास्ट ब्रिक कंकर सैंड। अगर 3 टन कैपेसिटी है तो 2.80 मीटर क्यूब होगी कैपेसिटी। 3 टन कैपेसिटी है तो 2.80 मीटर क्यूब या 100 फीट क्यूब,
5 टन कैपेसिटी है, 5 टन कैपेसिटी है तो 4.20 मीटर क्यूब 150 फीट क्यूब। अगर 8 टन कैपेसिटी है तो 5.60 मीटर क्यूब या 200 फीट क्यूब। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक एंड अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर श्रिंकेज एंड और श्रिंकेज व्हेन मेजर्ड इन फ्रेश स्टेक्स। मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक्स दिए गए, अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर श्रिंकेज एंड और श्रिंकेज व्हेन मेजर्ड इन फ्रेश स्टेक्स। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दिया गया है, मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक दिया गया सेंटीमीटर में, अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर श्रिंकेज एंड और श्रिंकेज, उसके लिए डिडक्शन दिया गया है। पहला है स्टोन मेटल ब्लास्ट। स्टोन मेटल ब्लास्ट, स्टोन मेटल ब्लास्ट चिप, सिंगल्स और ग्रेवल, इनके लिए मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक होगी 32.5 सेंटीमीटर। अलाउंस कितना होगा 1/30, 1/13। सेकेंड हमारा स्टोन बिल्डर्स, स्टोन बोल्डर्स 15 सेंटीमीटर आर एबव साइज। स्टोन बोल्डर्स 15 सेंटीमीटर आर एबव साइज, उनके लिए मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक होगी 35 सेंटीमीटर। अलाउंस टू डिडक्टेड फॉर श्रिंकेज 1/7। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोन बोल्डर्स बिलो 15 सेंटीमीटर साइज। स्टोन बोल्डर्स बिलो 15 सेंटीमीटर साइज, मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक होगी 45 सेंटीमीटर। अलाउंस टू बी डिडक्टेड फॉर श्रिंकेज 1/9 होगा। जामा जामा बैट और ब्रिक्स बैट्स, जामा बैट्स और ब्रिक्स बैट्स के लिए मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक 53 सेंटीमीटर और अलाउंस श्रिंकेज के लिए 1/7। नेक्स्ट हमारे पास झामा मेटल खोवा और चिप्स। झामा मेटल खोवा और चिप्स के लिए मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक्स 34 सेंटीमीटर, अलाउंस 1/9। आगे हमारे पास है सैंड। सैंड के लिए हाइट ऑफ स्टेक 61 सेंटीमीटर, अलाउंस 1/8। सुर्खी के लिए 61 सेंटीमीटर। सैंड सुर्खी लाइम, सैंड सुर्खी लाइम तीनों के लिए हाइट ऑफ स्टेक 61 सेंटीमीटर है। सैंड के लिए अलाउंस 1/8 है, सुर्खी के लिए 1/4 है, लाइम के लिए 1/4 है। नेक्स्ट हमारा है मोरम। मोरम के लिए हाइट ऑफ स्टेक 33.5 सेंटीमीटर, 33.5 सेंटीमीटर और अलाउंस 1/13। कायरीट अर्थ के लिए हाइट ऑफ स्टेक 34 सेंटीमीटर, अलाउंस 1/9। रबिंग रबिस ये बिल्डिंग और किन के लिए रबिस के लिए हाइट ऑफ स्टेक 34 सेंटीमीटर, अलाउंस 1/9। स्टीम स्टीम कोल और स्लैग कोल, स्टीम कोल या स्लैग कोल के लिए हाइट ऑफ स्टेक 61 सेंटीमीटर, 1/8 अलाउंस। सिंडर के लिए हाइट ऑफ स्टेक 61 सेंटीमीटर, 1/9 अलाउंस। आगे दिया गया इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन इसको देखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 39.37 इंच। 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 39.37 इंच या 3.28 फीट। 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। 1 फीट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर। 1 फीट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10.75 फीट स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.75 फीट स्क्वायर। 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0.093 मीटर स्क्वायर। 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0.093 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 35.29 क्यूब फीट। 1 क्यूब फीट इज इक्वल टू होता है 0.0283 मीटर क्यूब। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट।
आगे हमारे पास है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब मेसनरी। 1 मीटर क्यूब मेसनरी के लिए नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मेसनरी में नंबर ऑफ ब्रिक होंगी 500। 1 मीटर क्यूब मेसनरी में नंबर ऑफ ब्रिक होंगी 500। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब लॉट, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब लॉट के लिए होंगी 650। ब्रिक फ्लैट सोलिंग पर मीटर स्क्वायर 32। ब्रिक फ्लैट सोलिंग पर मीटर स्क्वायर 32। ब्रिक ब्रिक फ्लैट सोलिंग पर मीटर स्क्वायर 32 होंगी। ब्रिक एज सोलिंग पर मीटर स्क्वायर 54 होंगी। ब्रिक एज सोलिंग पर मीटर स्क्वायर 54 होंगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग के लिए दी गई प्लान एरिया है। प्लेन एरिया होता है 0.30 स्क्वायर मीटर या 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेन एरिया सीमेंट बैग के लिए 0.30 स्क्वायर मीटर और 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 0.30 स्क्वायर मीटर या 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट का? सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.054 क्यूबिक मीटर। सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.054 क्यूबिक मीटर। हाइट होती है 18 सेंटीमीटर। सीमेंट बैग की हाइट होती है 18 सेंटीमीटर। सीमेंट बैग की हाइट होती है 18 सेंटीमीटर। लेंथ होती 70 सेंटीमीटर। हाइट 18 सेंटीमीटर। लेंथ 70 सेंटीमीटर। विथ यानी चौड़ाई 42 सेंटीमीटर। हाइट 18, लेंथ 70 और विथ 42 सेंटीमीटर सीमेंट बैग की होती है। आगे हमारे पास है प्लास्टरिंग स्पेसिफिकेशंस। प्लास्टरिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ प्लास्टरिंग दिया गया है, थिकनेस दिया गया है। सिंगल कोट प्लास्टर के लिए थिकनेस होती है 10 से 15 mm, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। सिंगल कोट प्लास्टर के लिए थिकनेस होती है 10 से 15 mm, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टू कोट प्लास्टर, डबल कोट प्लास्टर या टू कोट प्लास्टर के लिए बैकिंग कोट की थिकनेस होती है 10 से 12 mm। बैकिंग कोट की थिकनेस होती है 10 से 12 mm। फिनिशिंग कोट की थिकनेस होती है 3 से 8 mm। बैकिंग कोट की थिकनेस होती है 10 से 12 mm। फिनिशिंग कोट की थिकनेस होती है 3 से 8 mm। बैकिंग की 10 से 12, फिनिशिंग की 3 से 8 mm। 3 कोट, अगर 3 कोट देंगे फॉर वेरी रफ सरफेस बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, फॉर वेरी रफ सरफेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेस कोट की थिकनेस होती है 10 से 15 mm। बेस कोट की थिकनेस होती है 10 से 15 mm। सेकेंड कोट की 3 से 8 mm। सेकेंड कोट की 3 से 8 mm यानी फिनिशिंग कोट की तरह। सेकेंड कोट की 10 से 8 mm, फिनिशिंग कोट की 3 से 5 mm। थ्री कोट प्लास्टर में फिनिशिंग कोट की जो थिकनेस होती है 3 से 5 mm होती है। थ्री कोट प्लास्टर में फिनिशिंग कोट की थिकनेस 3 से 5 mm होती है। आगे हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन कंक्रीट। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन कंक्रीट। रेशियो A/B/C दिया गया है अगर, तो क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज इक्वल टू होता है A और B और C विच इज रिक्वायर्ड। जो भी जरूरत है उसको ऊपर रखेंगे A B C में से, नीचे सम करेंगे A B प्लस C का सम करेंगे। ऊपर A B और C विच इज रिक्वायर्ड, नीचे सम करेंगे अपॉन में सम ऑफ A प्लस B प्लस C इनटू ड्राई और V कंसंट्रेट और के ड्राई लेंगे, वो क्वांटिटी निकल आएगी। ये जो क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम क्या हो जाएगा A और B और C विच इज रिक्वायर्ड अपॉन सम ऑफ A प्लस B प्लस C, जहाँ A प्लस B प्लस C सीमेंट सैंड और मोटार का रेशियो है। सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो है इनटू के ड्राई क्या हमारा यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है। के ड्राई हमारा ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है और V यानी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। V हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। तो
निकालेंगे कैसे, ड्राई ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अगर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है तो फार्मूला लगाएंगे या इस तरह से निकालेंगे, ऊपर रखेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अपन सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उनका सम करेंगे इनटू के ड्राई, के ड्राई यानी ड्राई वॉल्यूम फैक्टर, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, निकल आएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे, वी अपॉन समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू के ड्राई इंटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इंटू सैंड प्रोपोर्शन रेशियो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इंटू सैंड प्रोपोर्शन रेशियो। आगे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकाल लेंगे इसी फार्मूले से, C अपॉन सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू के ड्राई इंटू वी कंक्रीट। आगे दिया गया है नोटेशन ए प्लस बी, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, सीमेंट साइड टू एग्रीगेट, ए सीमेंट प्रोपोर्शन है, बी सैंड प्रोपोर्शन है, सी एग्रीगेट प्रोपोर्शन है, के ड्राई वॉल्यूम कोफिशिएंट है और वी वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट है, जहाँ वी हमारा वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट है। सारे नोटेशन हो गए, आगे देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी लेंथ ऑफ बीम अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ बीम अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, लेंथ ऑफ बीम अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। नंबर ऑफ बार क्या होता है, नंबर ऑफ बार के लिए फार्मूला है स्पान लेंथ और विड्थ ऑफ डायमीटर, स्पान लेंथ और विड्थ ऑफ डायमीटर अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू स्पान लेंथ और विड्थ ऑफ मेंबर अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। आगे हमारा लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ ऑफ बेंटअप बार क्या होता है, फॉर 45 डिग्री क्रैंक, 45 डिग्री क्रैंक के लिए लेंथ ऑफ बेंटअप बार होगी L प्लस 2 इंटू 0.42 D। 45 डिग्री क्रैंक के लिए लेंथ ऑफ बेंटअप बार होगी L प्लस टू इंटू 0.42 D। फॉर 30 डिग्री क्रैंक, 30 डिग्री क्रैंक के लिए लेंथ ऑफ बेंटअप बार होगी L प्लस 2 इंटू 0.27 D, L प्लस 2 इंटू 0.27 D 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए L प्लस 2 इंटू 0.4 D। आगे हमारे पास है वेट ऑफ माइल्ड स्टील बार्स पर मीटर लेंथ अ गिवन डाया, वेट ऑफ माइल्ड स्टील बार्स फॉर पर मीटर लेंथ अ गिवन डाया के लिए वेट ऑफ बार क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बार के लिए फार्मूला W इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 162.2, W इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 162.2 इज इक्वल टू 0.00625 स्क्वायर, 0.00625 स्क्वायर kg पर मीटर, जहाँ 5 हमारा डाया ऑफ बार है, फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ बार के लिए 0.00625 स्क्वायर, 0.00625 स्क्वायर kg पर मीटर। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनके बारे में देखेंगे हम लोग। पहला हमारे पास है साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन आइटम एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। साल्वेज वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एन आइटम एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, यानी किसी भी आइटम या किसी भी बिल्डिंग को बिना डिसमेंटल किए, बिना गिराए हुए, उसका जो यूटिलिटी पीरियड होता है वह हमारा उसका वैल्यू ही साल्वेज वैल्यू कहलाता है। इट इज़ 10% ऑफ टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। साल्वेज वैल्यू टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की 10% होती है। साल्वेज वैल्यू टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की 10% होती है। दूसरा हमारा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है, इट इज़ द डिसमेंटल्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। किसी भी आइटम की यूजफुल लाइफ के बाद डिसमेंटल्ड वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ के बाद डिसमेंटल्ड वैल्यू किसी भी आइटम की हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। आगे हमारा बुक वैल्यू क्या होती है,
It is the amount shown in the account book after allowing necessary depreciation. Book value is the amount shown in the account book after allowing necessary depreciation. Book value after n1 years. एक n1 years के बाद book value क्या होगी? n1 years के बाद book value क्या होगी? C माइनस n1 इंटू डी, जहाँ C हमारा ओरिजिनल कास्ट है, ओरिजिनल कास्ट माइनस n1 इंटू डी, जहाँ डी हमारा डिप्रिसिएशन है, n1 नंबर ऑफ ईयर्स है। आगे हमारे पास है एन्युटी। एन्युटी क्या होती है उसको समझेंगे। द नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। Annuity is the net installment of periodical payment for repayment of the capital amount invested in a property for a specified period. किसी भी प्रॉपर्टी में जो भी कैपिटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसका इंस्टॉलमेंट देना, पेमेंट करना, रीपेमेंट करना हमारा एन्युटी कहलाता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑब्सोलेंसेस या अनसर्कुलेशन। ऑब्सोलेंसेस या अनसर्कुलेशन ये क्या होता है? ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ शेप और डिजाइन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। यानी किसी भी प्रॉपर्टी की जो सर्कुलेशन ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन से एंड हो जाता है, शेप और डिजाइन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। यानी कोई भी बिल्डिंग या आइटम जो जिसका डिजाइन पीरियड खत्म हो जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है, उसका शेप आउट ऑफ डेट हो जाता है, मतलब उसका जो चलन खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनसर्कुलेशन या ऑब्सोलेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा हमसे, ऑब्सोलेंसेस। आगे हमारा है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड्स और द ओरिजिनल टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस ए प्रॉपर्टी। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस प्रॉपर्टी। ये होती है मेरी कैपिटल कॉस्ट। आगे हमारे पास है ईयर परचेज। ईयर परचेज की फार्मूला क्या है? ईयर परचेज के लिए फार्मूला है YP इज इक्वल टू 100 अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ईयर परचेज के लिए फार्मूला है YP इज इक्वल टू 100 अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 100 अपन आई। कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू होता है नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। सिंकिंग फंड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ पीरियडिक या एनुअल डिपॉजिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ पीरियडिक या एनुअल डिपॉजिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। यानी किसी भी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग के लिए उसके रिप्लेसमेंट के लिए ईयरली या पीरियडिकली जो फंड जमा किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, वही हमारा सिंकिंग फंड कहलाता है। यानी किसी भी बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ जो है, उस यूजफुल लाइफ के बाद यानी जब हमारा बिल्डिंग या प्रॉपर्टी अभी यूज में है उस टाइम पे पर ईयर ईयरली या पीरियडिकली जो हमारा फंड का ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है, धीरे धीरे फंड जमा होता है, उसकी यूजफुल लाइफ के बाद जो काम आएगा वही हमारा सिंकिंग फंड कहलाता है। कैपिटल कॉस्ट, इसके लिए सिंकिंग फंड के लिए फार्मूला है एस सी इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। एस सी इज इक्वल टू, सिंकिंग फंड के लिए फार्मूला है एस सी इज इक्वल टू एस इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, एस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, यहाँ एस हमारा कैपिटल कॉस्ट है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है? बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, वो देखेंगे हम लोग। तो लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर दिया गया है, एनुअल डिप्रिसिएशन दिया गया है और टोटल डिप्रिसिएशन दिया गया है। 0 से 5 ईयर के बीच में कोई भी एनुअल डिप्रिसिएशन नहीं होता है।
0 से 5 ईयर के बीच में कोई भी एनुअल डिप्रिसिएशन नहीं होता, नहीं जीरो रहता है, टोटल डिप्रिसिएशन जीरो। 5 से 10 साल में एनुअल डिप्रिसिएशन 1/2% हो जाता है। 5 से 10 साल में एनुअल डिप्रिसिएशन 1/2%, टोटल डिप्रिसिएशन 2.5%। 10 से 20 साल में एनुअल डिप्रिसिएशन 3/4%, टोटल 7.5%। 20 से 40 साल में 1% हो जाता है एनुअल डिप्रिसिएशन। 20 से 40 में 1% हो जाता है और टोटल डिप्रिसिएशन 20% हो जाता है। 40 से 80 साल में एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा 1/2 हो जाता है, 1/2% हो जाता है, यानी 3/2 हो जाता है। 3/2 हो जाता है 40 से 80 में, 3/2% हो जाता है और टोटल डिप्रिसिएशन 60% हो जाता है। टोटल डिप्रिसिएशन 60% हो जाता है। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होता है? 90% होता है। टोटल डिप्रिसिएशन कितना होता है? 90% होता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के मेथड दिए गए, उनको देखेंगे हम लोग। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, पहला मेथड हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। एनुअल डिप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर। डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला है डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन। सी हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, एस स्क्रैप वैल्यू है, एन हमारा लाइफ इन ईयर है। सेकंड मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड हमारा है डिप्रिसिएशन का कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। एनुअल डिप्रिसिएशन होगा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी पावर 1/n, जहाँ एस हमारा स्क्रैप वैल्यू है, सी हमारा ओरिजिनल कास्ट है। एस स्क्रैप वैल्यू, सी ओरिजिनल कास्ट है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकालेंगे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से। डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी की पावर 1/n। अगला हमारे पास है थर्ड सिंकिंग फंड मेथड। In this method, the depreciation of property is assumed to be equal to annual sinking fund plus the interest on the fund for the years. In this method, the depreciation of property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year. S is equal to sinking fund method है, S is equal to I upon 1 plus I की power n। S is equal to I upon 1 plus I power n minus 1. The value of sinking fund at the end of useful life of the property is 90%. The value of sinking fund at the end of useful life of the property is 90%. फिर हमारे पास है चौथा मेथड, कौन सा है? क्वांटिटी सर्वे मेथड। In this method, the property is studied in detail and loss in value due to life, wear and fear, tear, decay, obsolescence, etc. Worked out. Each and every step is based on some logical ground without any fixed percentage of the cost of the property. यानी क्वांटिटी सर्वे मेथड में सर्वे करेंगे। इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी इज स्टडीड, प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है डिटेल में, लॉस इन वैल्यू ड्यू टू लाइफ, वियर एंड टियर, डेके, ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा इनका सबका डिटेल स्टडी किया जाता है, निकाला जाता है क्वांटिटी सर्वे मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन। अगला हमारा डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। लास्ट पांचवा मेथड हमारे पास है, पांचवा मेथड है डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। फर्स्ट मेथड है इसमें डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट मेथड है डी इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 100 माइनस आर डी पावर 100, डी इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 100 माइनस आर डी अपॉन 100 की होल पावर एन।
depreciation method of valuation d is equal to p 100 minus rd, 100 minus rd upon 100 की होल पावर n, जहाँ p हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, p हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, rd हमारा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है, rd हमारा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है, n नंबर ऑफ ईयर्स है। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड कौन सा है, डिप्रिसिएशन का d इज इक्वल टू c माइनस एस अपन ए, जहाँ c हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, s हमारा स्क्रैप वैल्यू है, n नंबर ऑफ ईयर्स है। सेकेंड मेथड क्या है, d इज इक्वल टू c माइनस एस अपन n, c हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, s हमारा स्क्रैप वैल्यू है, n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है। तो यहाँ से खत्म होता है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का सब्जेक्ट यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है। कल हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे और उसे रिवाइज करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।